सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट ऑर्डर बात करता है पार्टीज टू सूट। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई भी सूट कोर्ट में लेकर जाते हो तो उसमें दो पार्टीज एटलीस्ट होनी चाहिए। पहली होगी प्लेंटिफ, जिसका राइट ब्रीच हुआ होगा, और दूसरी होगी डिफेंडेंट, जिसके खिलाफ केस आया है कोर्ट में। ऑर्डर 1 का रूल 1 कहता है कि प्लेंटिफ को कौन कौन ज्वाइन कर सकता है। तो प्लेंटिफ को कोई भी पर्सन सूट के अंदर ज्वाइन कर सकता है। अगर दो कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं। कंडीशंस है, जो रिलीफ मांगने गए हो आप कोर्ट के पास, वो सेम एक्ट, सेम ट्रांजैक्शन, सेम सीरीज ऑफ एक्ट, या फिर सेम सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन से हुआ हो, सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन से मिल रहा हो, तो ऐसे केस में आप प्लेंटिफ को ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन देखते हैं। ये कहता है कि अगर आप कोई सेपरेट सूट लेकर जा रहे हैं, मतलब आपने ज्वाइन नहीं किया सूट को और आप सेपरेटली सूट को लेकर जाते हैं कोर्ट के अंदर, और क्वेश्चन उठ रहा है उसमें सूट के अंदर, वो सेम लॉ या फिर सेम फैक्ट का उठ रहा है, तो उस केस में भी आप प्लेंटिफ को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका मतलब बेसिकली यही होता है कि अगर मान लीजिए, इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए 5 लोग हैं। पांचों ने क्या काम किया? एक बिल्डर को पैसे दिए 10 लाख रुपए, और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। अब बिल्डर ने क्या काम किया? बिल्डर ने इनको पोजीशन ही नहीं दिया, पोजीशन नहीं दिया। तो अब अगर ये पांचों लोग सूट फाइल करते हैं, तो इनका रिलीफ जो है वो सेम होगा। और क्योंकि एक ही बिल्डर से खरीदा है, तो एग्रीमेंट भी एक ही बना होगा, एग्रीमेंट इनका सेम होगा। तो इस हिसाब से ट्रांजैक्शन भी सेम हो गई। तो अब अगर ये लोग अलग अलग सूट लेकर जाते हैं, तो कोर्ट इनसे बोलेगी कि भाई तुम एक ही सूट में ज्वाइन कर लो प्लेंटिफ को। तो कोर्ट इनसे बोलेगी भाई तुम एक ही रिलीफ मांग रहे हो, सेम ट्रांजैक्शन है, तो तुम प्लेंटिफ को ज्वाइन कर लो। इससे क्या होगा कि टाइम सेव होगा। एक तो कोर्ट को बार बार अलग अलग प्लेंटिफ के लिए डेट फिक्स नहीं करनी पड़ेगी, और इससे डिफेंडेंट भी परेशान नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग डेट पर आएगा, जबकि मैटर सेम है सबका, पांचों का, और रिलीफ भी सेम है। तो इस वजह से कोर्ट इनसे बोलेगी कि आप प्लेंटिफ को ज्वाइन कर लो, और एक ही सूट में इस मैटर को सुन लेगी, एक ही डेट लगा देगी, क्योंकि डिफेंडेंट भी सेम है और रिलीफ भी सेम है और ट्रांजेक्शन भी सेम है। इस वजह से प्लेंटिफ को ज्वाइन कराएगी। अब रूल 3 की बात करते हैं। रूल 3 बात करता है कि डिफेंडेंट को कौन ज्वाइन कर सकता है। तो डिफेंडेंट के लिए भी बिल्कुल सेम रूल है जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था।
कि दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहली, रिलीफ सेम हो, ट्रांजैक्शन या सेम एक्ट से। और दूसरी कंडीशन, अगर सेपरेटली सूट लाता है तो उसमें जो क्वेश्चन उठेगा वो सेम लॉ से हो या फिर सेम फैक्ट का हो। ठीक है, तो और सारी कंडीशन सेम होती हैं। प्लेंटिफ का अगर आप समझ गए तो डिफेंडेंट का भी समझ लेंगे इजीली। अब इसको भी एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। मान लो एक पर्सन है राहुल, इसको जुडिशरी की तैयारी करनी थी। इसने क्या काम किया, इसने 5 टीचरों को पैसे दिए अलग अलग, 1,000 रुपये। अब इन टीचरों ने, पांचों ने, अब इन टीचर्स ने एक पॉइंट पर आकर मना कर दिया कि हम नहीं पढ़ा रहे भाई तुझे। तो राहुल क्या करेगा, अब सूट फाइल करेगा अलग अलग इन पांचों टीचर के खिलाफ। कोर्ट ये देखेगी कि भाई तेरा रिलीफ सेम है, भाई टीचर्स को तूने 1,000 रुपये दिए हैं और सेम एक्ट है कि टीचर जो है तेरे को पढ़ा नहीं रहे। तो क्योंकि सेम रिलीफ जनरेट होगा और सेम ही एक्ट है, तो कोर्ट बोलेगी कि डिफेंडेंट एक साथ आ जाओ। डिफेंडेंट ज्वाइन कर लेंगे एक दूसरे को और एक ही डेट लगेगी और मैटर कोर्ट सुन लेगी। तो आई होप आपको यहाँ तक अभी समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं रूल 8 की। रूल 8 बात करता है रिप्रेजेंटेटिव सूट। इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। मान लो एक सोसाइटी है, इसमें एक बंदा है शिवम। ये बंदा क्या काम करता है कि इसने सोसाइटी में एक जगह कूड़ा डालता है। भाई उसकी जो स्मेल वगैरह है वो 10 लोगों के घर में जा रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो 10 लोग हैं ये एक रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल कर सकते हैं शिवम के खिलाफ। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल होगा, इसका जो भी डिसीजन आएगा कोर्ट से, वो सभी पर अप्लाई होगा। ऐसा नहीं है कि अगर अगेंस्ट में डिसीजन आ गया तो कोई इसको नहीं मानेगा, फिर ये 10 के 10 लोगों पर जो है अप्लाई होगा। एक चीज और आती है कि जो रिप्रेजेंटेटिव होगा इनमें, कोई भी एक पर्सन जो रिप्रेजेंट कर रहा होगा सभी 10 लोगों को, वो इस केस को विड्रॉ नहीं कर सकता अपनी मर्जी से। बट ऐसा भी नहीं है कि वो विड्रॉ ही नहीं कर पाएगा, विड्रॉ कर सकता है। बट ओनली विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं रूल 9। रूल 9 बात करता है मिसजॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर। ये क्या चीज होती है, तो सबसे पहले बात करते हैं मिसजॉइंडर की। मिसजॉइंडर वो पर्सन होता है
का सूट से कुछ लेना देना नहीं होता। फिर भी उसको पार्टी बना देते हैं। एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे मानो ए ने सूट फाइल किया बी के ऊपर। किया प्रॉपर्टी की पोजीशन के लिए। ए ने क्या काम किया, प्रॉपर्टी लेनी तो बी से थी, लेकिन इसने पार्टी बना दिया बी के भाई को। भाई ऐसे केस में कोर्ट कहेगी कि भाई पोजीशन तो तुझे बी से लेना है, तूने बी के भाई का क्या लेना देना इस सूट से। ये जो बी का भाई है इसे बोलेंगे हम मिसजॉइंडर। बात करते हैं नॉन जॉइंडर की। नॉन जॉइंडर वो पर्सन होता है जिसके बिना सूट डिसाइड ही नहीं हो सकता। इसे भी एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि मान लो 4 भाई हैं। एक बहन है, बहन रहती है ऑस्ट्रेलिया। तो अब इन 4 भाइयों ने क्या काम किया, इन्होंने आपस में साठगांठ करी और इन्होंने कहा कि भाई एक सूट फाइल करते हैं कोर्ट में पार्टीशन के लिए। उन्होंने कोर्ट में बोला कि हम सिर्फ 4 ही भाई हैं, आप हमारा पार्टीशन डिसाइड कर दो। अब कोर्ट ने देखा और पार्टीशन डिसाइड कर दिया। अब जब पार्टीशन डिसाइड हो गया, 5 साल बाद बहन आती है अपना हिस्सा मांगने। बहन बोलती है कोर्ट से, मुझे तो पार्टी ही नहीं बनाया गया। तो ऐसे में कोर्ट देखेगी कि भाई बहन तो नेसेसरी पार्टी थी। कोर्ट ने जो पार्टीशन कर दिया, अब उसमें जो भी 1 साल 2 साल जो भी लगाए कोर्ट ने वो तो वेस्ट हो गए, कोर्ट का टाइम वेस्ट हो गया। तो ऐसे में जो नेसेसरी पार्टी है वो है बहन। बिना केस डिसाइड ही नहीं हो सकता था, पर कोर्ट ने कर दिया। तो कोर्ट ये चेक कर लेती है, एग्जामिन कर लेती है पहले ही कि नेसेसरी पार्टी है भी या नहीं भी। उसके बाद कोर्ट सूट ट्राई करती है। अगर मान लो कोर्ट ने बोला कि भाई ये नेसेसरी पार्टी है, इसको ऐड करो, और पार्टी ने उसको ऐड ही नहीं किया, ऐसे में कोर्ट डिसमिस कर देगी आपकी पिटीशन को, आपके सूट को डिसमिस कर देगी। आई होप ऑर्डर 1 आपको समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।